नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी विद जीएस गुरु में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस सेशन में हम लोग मिडेवल भारत यानी मध्यकालीन भारत के बारे में कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इस अध्ययन में हमने अभी तक 2 वीडियो देख चुका है, जिसमें हमने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले होते हैं उस पर डिस्कस किया था। उसके बाद इल्तुतमिश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले होते हैं उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के डिस्कस उसके आगे हम करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होगा। देखिए, आइए सबसे पहले जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसको एक बार हम रिकॉल करा दें आपको। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उससे पहले हमने जाना था कि ये गुलाम वंश भारत में एस्टेब्लिश हुआ कैसे, स्थापित हुआ कैसे। तो हमने आपको बताया था कि एक शासक था जिसका नाम था गोरी, मोहम्मद गोरी। ये गोरी नाम का जो शासक था, ये शासक गजनी प्रदेश का शासक था। ये शासक आता है भारत में 1191 ईस्वी में। और ये राजस्थान के शासक, राजस्थान के जो चौहान वंश के राजपूत शासक थे, अजमेर पे जिनका शासन था, नाम था उनका पृथ्वीराज चौहान। तो इस पृथ्वीराज चौहान से इनका युद्ध होता है, जिस युद्ध में गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। पहले तराइन के युद्ध में तो जीत जाते हैं, लेकिन जस्ट इसके एक साल के बाद होता कुछ ऐसा है कि ये फिर से दोबारा 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। ठीक, और इस तराइन के द्वितीय युद्ध में, ठीक, ये 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध है, इस सेकेंड युद्ध में हार जाता है कौन? तो पृथ्वीराज चौहान। जीत कौन जाता है? तो गोरी जीत जाता है। ठीक, उसके बाद से गोरी जीता कुछ समय तक, 92 से लेकर 1206 ईस्वी तक ये व्यक्ति मोहम्मद गोरी भारत में रहा था। ठीक है, लेकिन 1206 ईस्वी में इस गोरी की मृत्यु हो जाता है। तो इसका सारा साम्राज्य का जो दायित्व होता है वो संभालता कौन है? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक संभालता है। ठीक है, ऐबक कौन था? तो ऐबक इसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और साथ ही साथ मोहम्मद गोरी के पुत्री से कुतुबुद्दीन ऐबक ने विवाह भी किया था, तो दामाद भी था। तो इस कारण से, ठीक है, दामाद होने के नाते इसको साम्राज्य सौंप दिया, राजपाट सौंप दिया, और ये व्यक्ति लगा उसको संचालित करने। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये एक शासक के रूप में काम नहीं करता था, इसने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था। ये किस रूप में कार्य करता था? तो ये आपके वो सिपा सलाहकार, ठीक है, जो सेनाओं के हेड होते हैं, ठीक, मालिक ऑनर के रूप में ये काम किया था बेचारा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके द्वारा हमने जो भी मतलब ये मकबरा वगैरह था, इन सारे मकबराओं के बारे में पढ़ा था। जैसे आपको कुतुब मीनार यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक, आप लोग देख सकते हैं कुतुब मीनार। उसके बाद ये मस्जिद आप लोग देख सकते हैं, ये कुब्बतुल इस्लाम कुतुब मीनार। ठीक, उसके बाद 2.5 दिन के झोपड़ा के बारे में आपको बताया था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ, ये 2.5 दिन का झोपड़ा ये था कहाँ? अजमेर में था। ठीक है, तो ये सारे की सारी कृतियाँ किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने जाना था कि ये शमसी वंश में आ गया था ये इल्तुतमिश। ये जो इल्तुतमिश था ये 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन करता है। तो इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे टॉपिकों पे चर्चा किया था उस दिन। ठीक, आइए इससे आगे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, ये एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये डायग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने जो भी इल्तुतमिश के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था, उन सारे टॉपिकों का ये सार है, एक संक्षिप्त विवरण है। ठीक है, एक ये थोड़े से डायग्राम से आपको पिछले सारे वीडियो के बारे में, मतलब ये पिछला जो वीडियो था इल्तुतमिश, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो आइए हम इस डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं, और आप भी काफ़ी ध्यानपूर्वक इस डायग्राम को समझें। अगर ये डायग्राम आपका क्लियर है तो इल्तुतमिश से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ठीक, देखिए, इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश था कौन? ये जो इल्तुतमिश था ये था कौन? ठीक, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम के रूप में इसको खरीदा था, और यही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को मार के उसके स्थान पर ये शासक बन गया, राजा के रूप में काम करने लगा, और इसने सुल्तान की भी उपाधि धारण कर ली थी। देखिए, तो इल्तुतमिश राजा बनने से पहले क्या था? तो ये बदायूं का गवर्नर था। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। 1205 ईस्वी में इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है,
तो अगर आपसे पूछा जाए कि इल्तुतमिश शासक बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, तो बदायूं का गवर्नर था। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे। उसके बाद ये गद्दी पाने के लिए, ये इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो कैसे बैठेगा, तो इसने आराम शाह को मार के बैठा था। ठीक है, आराम शाह को मारकर ये इल्तुतमिश जो है गद्दी प्राप्त किया था। ये बातें आपको यहाँ से याद हो जाएंगी। उसके बाद देखिए ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है किसको, तो इल्तुतमिश को। ठीक, अगर आपसे पूछे कि दिल्ली के वास्तविक संस्थापक कौन है तो वो आपके इल्तुतमिश हो जाएंगे। लेकिन अगर ये दिल्ली सल्तनत जो है इसके संस्थापक के रूप में पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने एक शासक के रूप में, एक ऑनर के रूप में, मालिक के रूप में, सिपा सलार के रूप में काम किया था, लेकिन इस व्यक्ति ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, तो इसलिए इसको वास्तविक शासक के रूप में नहीं जाना जाता है, संस्थापक के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, चलिए इल्तुतमिश का समयकाल ये 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक का इसका इल्तुतमिश का समयकाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इल्तुतमिश से रिलेटेड, ठीक है, इसका शासन प्रणाली कैसा रहा था। देखिए इल्तुतमिश का शासन प्रणाली कैसा रहा था। देखिए ये इस्लाम शासन प्रणाली था, मतलब कि इल्तुतमिश का जो शासन व्यवस्था था वो इस्लाम पे आधारित था। ठीक है, इस्लाम धर्म में जो भी शासन व्यवस्था थी उस पे ये संचालित करता था, मतलब पूर्ण रूप से कह सकते हैं यह एक इस्लामिक शासन था। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक, इसने बगदाद के खलीफा से, ठीक, बगदाद के जो खलीफा थे उस खलीफा से, खलीफा कह लीजिए, धर्मगुरु कह लीजिए। ठीक, क्योंकि उस समय धर्मगुरुओं को खलीफा कहा जाता था। ठीक, देखिए ये खलीफा होता क्या है, अगर इस खलीफा के स्टार्टिंग में हम लोग चले तो हालांकि बहुत समय लग जाएगा उसके बारे में। चलिए कोई नहीं, हम खलीफा के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कस कर देते हैं, खलीफा होता क्या है। ठीक, आप लोग एक बार अच्छे से इसको देख ले खलीफा होता क्या है, ताकि हमेशा के लिए आपका ये क्लियर रहे कि खलीफा का पद है क्या। ठीक, आज देखिए आज की वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, मतलब उम्मीद है कि ये 40 मिनट 45 मिनट तक का चला जाए, क्योंकि आज के टॉपिक कुछ ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि इसको देखने के बाद हम रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, तो ये वीडियो भरे तो ज़रूर होंगे। ठीक, लेकिन यकीन मानिए काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। ठीक, चलिए देखिए ये जो खलीफा का पद होता है, ये खलीफा है क्या। देखिए तो सऊदी अरब में, ठीक है, सऊदी अरबिया में, ठीक, ये 571 ईस्वी में पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जन्म होता है। ठीक है, 570 ईस्वी में, ठीक, 570 ईस्वी में पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जन्म होता है और इनके जन्म से इस्लाम धर्म यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन इतिहास के साक्ष्यों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म इस समय से चल रहा है 570 ईस्वी से। यहाँ से इस्लाम धर्म स्टार्ट हुआ, तो जब तक पैगंबर हज़रत मोहम्मद थे तब तक सही था। इनके मृत्यु के बाद जो इनके उत्तराधिकारी हुए ना, मतलब कि इनके पद पर जो बैठा, इनके कार्यभार को जो संभाला, उसी को खलीफा कहा गया। ठीक, खलीफा किसे कहा गया, तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद के मृत्यु के बाद उनके जो भी प्रशासनिक कार्य थे, उन कार्यों को संभालने वाले व्यक्ति थे, उसी को हम लोग खलीफा कहते हैं। ठीक, तो उसके बाद काफ़ी सारे खलीफा एक एक करके आते गए। ठीक है, जिसमें आपके ये अबू बकर हो गए। ठीक, उसके बाद आपके ये हज़रत उमर हो गए। ठीक, उसके बाद एक हज़रत उस्मान थे। ठीक, उसके बाद एक आपके ये उमर हो गए, अली हो गए। ठीक, ये शुरुआत के 4 खलीफा थे। ठीक, कौन कौन, अबू बकर, हज़रत उमर, उस्मान और अली, ये 4 ऐसे खलीफा थे स्टार्टिंग के, जो आपको याद रखने हैं। ठीक, तो खलीफा मुख्य रूप से होता क्या है, तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद के मृत्यु के बाद उनके प्रशासनिक कार्यों को संभालने का दायित्व जिसके ऊपर आया वो खलीफा कहलाया। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको खलीफा समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही यही खलीफा का पद आगे चलते ये बगदाद में यहाँ पहुँचा था। ठीक है, और ये जो बगदाद का खलीफा था, ठीक, जिसको आप धर्मगुरु कह सकते हैं, इस धर्मगुरु से, ठीक है, 2 बार खिलौत का पद लिया था ये व्यक्ति। ठीक है, खिलौत जो पद होता है, डिग्री होता है, ये डिग्री ग्रहण किया कौन था, इल्तुतमिश ने किया था। इसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये होता क्या था, ये खिलौत, ये डिग्री कैसा होता था, जैसे आप लोगों को अभी मिलता होगा मैट्रिक का डिग्री, इंटर का डिग्री, ग्रेजुएशन का डिग्री, जो भी डिग्रियाँ मिलती है आपको फिजिकल फॉर्म में मिलते हैं, वैसे ही इसका भी एक फिजिकल फॉर्म था। क्या था, तो मखमल का चादर था। मखमल जो चादर होता है वो चादर दिया जाता था खिलौत के रूप में।
ठीक है। जो खिलौत है, इस खिलौत के रूप में मखमल के चादर दिए जाते थे। जिसको ये मखमल का चादर मिलता था, ये जो बगदाद के धर्मगुरु खलीफा जो था वो जिसको ये समर्पित करता था वो सुल्तान कहलाता था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, ये इल्तुतमिश के द्वारा ये एक प्रथा शुरू किया गया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने एक प्रथा की शुरुआत किया था, नाम था उसका इक्तेदारी प्रथा। ठीक, जिसको ज़मींदारी प्रथा भी कहते हैं। ठीक, तो ये इक्तेदारी प्रथा, इक्ता प्रथा या फिर ज़मींदारी प्रथा, ये किसने स्टार्ट किया था? तो याद रखिएगा, ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। ठीक, कौन स्टार्ट किया था? तो ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, ये जो इल्तुतमिश था इसने चांदी का टैग, मतलब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इल्तुतमिश के समय में कौन कौन से सिक्के चले थे। ठीक, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने ये 2 प्रकार के सिक्का चलाया था। ठीक है, एक का नाम था टाका, दूसरे का नाम था जीतल। ठीक, तो ये एक क्या था? तो आपका टाका था और दूसरा कौन था? तो जीतल था। ठीक, तो आपसे ये पूछ सकता है कि इल्तुतमिश ने किस प्रकार के 2 सिक्के चलाए थे? तो टाका और जीतल। ठीक है, टाका जो था ये आपका चांदी का सिक्का था। ठीक है, और ये जीतल जो था ये आपका तांबा का सिक्का था। ठीक, तो ये आपके चांदी हो गए, ये आपके तांबा हो गए। ठीक, तो ये 2 प्रकार के सिक्का चलाए गए थे किसके समय में? तो इल्तुतमिश के समय में। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ये उसके बाद चालीसा दल की बात कही जा रही है। ठीक, ये आपको हमने पढ़ाया था कि चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश, ये चालीसा जो दल था ना, इसको ये सुतून सल्तनत कहा करता था। ठीक है, मतलब कि स्तूने सल्तनत खंभा कहा करता था, आधार कहा करता था। इल्तुतमिश कहा करता था कि चालीसा दल है ये हमारे साम्राज्य का आधार है, मतलब हमारा साम्राज्य जिस पे खड़ा है ना वो खंभा कौन है? तो यही है चालीसा दल। ऐसा मानना था किसका? तो इल्तुतमिश का मानना था। ठीक है, देखिए ये डायग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये डायग्राम अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या आपकी दूर हो सकती है। बस ये 5 मिनट आपको लगेंगे रिवाइज करने में। कभी भी अगर ये डायग्राम आप समझ जा रहे हैं तो कभी भी इस डायग्राम का आपको 5 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में, मतलब 5 मिनट में आप पूरे के पूरे इल्तुतमिश को पढ़ लीजिएगा। चलिए आइए आगे हम प्रकाश डालते हैं। देखिए इल्तुतमिश ने कुछ मकबरा बनवाया था। ठीक है, याद कीजिए हमने आपको ऊपर कुछ मकबरों के बारे में बताया था। ठीक है, सबसे पहले इसने एक मकबरा बनवाया था जिसका नाम था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक, ये अपने पुत्र की मृत्यु की याद में एक मकबरा बनवाया था। कौन सा? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा। कौन बनाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, इसने ये जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था ये भारत का पहला मकबरा था। ठीक है, भारत का पहला, अगर आपसे पूछे कि बताइए भारत का पहला मकबरा कौन सा मकबरा था? तो वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा था। किसने बनवाया था? तो वो इल्तुतमिश ने बनवाया था अपने बेटे की याद में। चलिए आगे देखिए, इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण होता है। ठीक, इतिहास के एक रोचक व्यक्ति है ये चंगेज़ खां। ठीक, इस चंगेज़ खां के बारे में आप लोग सुने होंगे। काफ़ी भयंकर एक क्रूर शासक के रूप में इसको जाना जाता था। यह एक मंगोल का लुटेरा था। ठीक है, देखिए ये हो गया अपना भारत। ठीक, बस एक मोटा मोटी हम बना ले रहे हैं ताकि आपको बता सके कि ये मंगोल है का। ये भारत हो गया। भारत में ऊपर आपको ये जो है ना ये पोर्शन आपको चीन देखने को मिल जाएगा, और इस चीन के ऊपर ये जो पार्ट था ना, यही पार्ट आपका क्या कहलाता था? तो मंगोल कहलाता था। ये मंगोल क्षेत्र था, और इस मंगोल क्षेत्र से ही ये चंगेज़ खां उभर के आया था। ठीक है, चंगेज़ खां ये जो चंगेज़ खां था, ठीक है, हुआ ऐसा था ना कि इसके बचपन के समय में, ठीक है, देखिए ये जिस बिलोंग करता था जिस कम्युनिटी से, समुदाय से, ठीक है, ये एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करता था। तो उस समय शादी बचपन में ही हो जाया करती थी, तो इसका भी शादी बचपन में ही हो गया था। ठीक, तो इसकी जो पत्नी थी उस पत्नी को कुछ लुटेरों ने किडनैप कर लिया था। अब उस पत्नी को खोजने के चक्कर में चंगेज़ खां इतने सारे व्यक्तियों से टकराया, इतने सारे युद्ध लड़े कि ये काफ़ी ज़्यादा खूंखार बन गया और भयंकर शासक के रूप में उभरा। ठीक है, मतलब कि पूरे मंगोल में एक भयंकर लुटेरा बन गया जो आसपास के क्षेत्रों में तहलका मचा के रख दिया। ठीक है, मतलब कि ये एक साधारण सा व्यक्ति था पहले, इसकी पत्नी की अपहरण हो गया, और उस अपहरण हुए पत्नी को खोजने के चक्कर में ये पूरे विश्व को एक तरफ से जीतना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग इस चंगेज़ खां के बारे में देखते हैं कि चंगेज़ खां क्या है। ठीक, चलिए देखिए, ये चंगेज़ खां जो है इसने क्या किया था? तो ये
दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था। ठीक है, मतलब कि 1221 ईस्वी में, जिस समय किसका शासन था, तो इल्तुतमिश का शासन था। इस इल्तुतमिश के समय में चंगेज़ खां दिल्ली पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब चंगेज़ खां भारत में आया था तो उस समय भारत में किसका शासन था, तो वो इल्तुतमिश का शासन था। ठीक, जो किससे बिलोंग करता था, तो दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करता था। ठीक है, किस वंश से बिलोंग करता था, तो गुलाम वंश से बिलोंग करता था ये। ठीक, चलिए आगे देखिए। तो ये चंगेज़ खां देखिए आता कैसे है ये, तो ये ना एक व्यक्ति को दोहराते हुए आता है। ठीक, मतलब एक व्यक्ति का पीछा करते हुए आता है जिसका नाम था जलालुद्दीन मांगबरनी। ठीक है, ये जो जलालुद्दीन मांगबरनी था, इसको दोहराते हुए ये चंगेज़ खां भारत के बॉर्डर पे पहुंचता है, सीमा पे पहुंचता है। ठीक है, तो ये जलालुद्दीन मांगबरनी जो है ये पहुंचता है किसके पास, इल्तुतमिश के पास। ठीक है, दिल्ली पहुंचा इल्तुतमिश के पास, और इल्तुतमिश से इस व्यक्ति ने शरण मांगी कि हमें कुछ समय तक यहाँ रहने दीजिए, हमें चंगेज़ खां दौड़ा के ला रहा है, वो हमें मारना चाहता है। इल्तुतमिश इस बात को भली भांति जानता था कि अगर हम इस जियाउद्दीन मांगबरनी को, ये जलालुद्दीन जो मांगबरनी है, इस मांगबरनी को अगर हम यहाँ शरण देते हैं तो चंगेज़ खां हमारी पूरी साम्राज्य को बर्बाद कर देगा। क्योंकि उस समय चंगेज़ खां का बोलबाला बहुत ज़्यादा था और पूरे विश्व के लोग चंगेज़ खां से डरा करते थे। ठीक, काफ़ी खतरनाक लुटेरा था। जिस क्षेत्र में चंगेज़ खां जाता था, कहा जाता है कि उधर एक पौधा भी नहीं बचता था। ठीक, ये इंसान, बच्चे, बूढ़े, जानवर, हर किसी को मार देता था ये। तो अब बताइए, जब ऐसा सिचुएशन हो तो कोई भी शासक क्या इस प्रकार के खतरा मोलना चाहेगा, नहीं चाहेगा। और ये इल्तुतमिश काफ़ी होशियार था, इसने जलालुद्दीन मांगबरनी को मना कर दिया वहाँ शरण देने से और इसको वहाँ से भगा दिया। ठीक, चलिए, तो याद रखेंगे कि चंगेज़ खां इल्तुतमिश के समय में ही भारत में आया था। ठीक, आगे देखिए, ये मंगोल लुटेरा था, चीन की दीवार। देखिए ये चंगेज़ खां जो था, याद रखेंगे कि ये चंगेज़ खां अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए चीन का दीवार बनाया था। ठीक, ताकि कोई भी आके इस पर आक्रमण ना कर सके। ठीक है, चलिए आइए यहाँ देखिए, ये हमने आपको तराइन के युद्ध के बारे में बताया था। ठीक है, तराइन के युद्ध के बारे में बताया था कि तराइन का प्रथम युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच में होता है, तो एक तरफ आपका होता है ये कौन, मोहम्मद गोरी, और दूसरे तरफ कौन होता है, तो ये आपका पृथ्वीराज चौहान, और इस दोनों के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध होता है 1191 में और द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। ठीक है, तो 1191 और 92 में, तो 91 में तो ये जीत जाता है कौन, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और 92 में कौन जीत जाता है, ये जीत जाता है। लेकिन तराइन का तीसरा युद्ध भी होता है। ठीक है, तो तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था एक, ये भी याद रखिएगा। ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था, एक तरफ था कौन आपका, तो इल्तुतमिश था, और दूसरी तरफ कौन था, तो आपका ये जो है यल्दोज, ये यल्दोज था। ठीक, तो यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। कब होता है, तो ये आपका 1215 से 16 में होता है। ठीक है, 1215 से 16 में क्या होता है, तो तराइन का दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध होता है। ठीक है, ये यल्दोज कौन था, तो ये यल्दोज था ना, ये उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था ये। ठीक है, और उसी के साथ इसका युद्ध हुआ था इल्तुतमिश का। ठीक, जिसमें इल्तुतमिश ने जीत लिया था और अपनी सत्ता को और ज़्यादा मजबूत कर लिया था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए वही वो मैप है, आप लोग देख सकते हैं कि सारा के सारा जो भी आपको ये मकबरा है ये इधर देखने को मिल जाते हैं। ठीक, चलिए आइए हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। ये आपके इल्तुतमिश के बाद का समय है। ठीक, इल्तुतमिश जब तक था अपने समय में, ठीक है, जब तक इल्तुतमिश था तो 1236 तक उसने शासन किया, लेकिन उसके मृत्यु के बाद उसके राजपाट को संभालेगा कौन। ठीक, तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश जब अपने जीवन में था तो उसने अपना उत्तराधिकारी जो था वो रज़िया सुल्तान को नियुक्त कर दिया था। ठीक है, किसको नियुक्त किया था, तो ये रज़िया सुल्तान को नियुक्त किया था। किसे, रज़िया सुल्तान को। ठीक है, इसको कहीं कहीं ये रिजिया भी लिखा रहता है। ठीक, तो रज़िया रिजिया वही बात है। ठीक, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए, तो ये रज़िया सुल्तान को उत्तराधिकारी चुन के गया था, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि रज़िया सुल्तान एक महिला थी। ठीक, और उस समय या अभी कुछ हद तक तो बेहतर हम लोग कह सकते हैं, लेकिन महिलाओं को उस समय ऐतिहासिक काल में
कहीं भी महिलाओं को प्रायोरिटी नहीं मिलता था, तो उनको किसी भी प्रकार के शासक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता था। लेकिन इल्तुतमिश ने ऐसा अपने पुत्री को योग्य समझा और अब इसका जो पुत्र था रुकनुद्दीन फ़िरोज़, ठीक है, ये रुकनुद्दीन फ़िरोज़ इल्तुतमिश का पुत्र था और रज़िया भी इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। लेकिन ये इल्तुतमिश को लगता था कि रुकनुद्दीन जो है ये योग्य नहीं है, रज़िया सुल्तान योग्य है, तो उसने अपने अगले शासक के रूप में रज़िया सुल्तान को नियुक्त कर दिया और रुकनुद्दीन को नियुक्त नहीं किया, ठीक। लेकिन जो चालीसा दल थे, याद कीजिए जो हमने आपको चालीसा दल बताया था जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था तुर्कान चिहलगानी के नाम से, ये व्यक्ति कभी नहीं चाहते थे कि एक महिला के शासक हो हमारे ऊपर, ठीक। मतलब कि ये लोग कभी ऐसा नहीं चाहता था कि एक महिला हमारे ऊपर शासन करे। तो चालीसा दल के लोगों ने अपना ये दिमाग लगाया और दिमाग लगा के किसी प्रकार से साइड कर दिया किसको, रज़िया को, और किसको बिठा दिया सत्ता पे, तो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को बिठा दिया, ठीक है। चलिए देखिए वही बातें हैं जो यहाँ हमने आपको बताया है, वही बातें यहाँ राइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक। देखिए ये पीडीएफ यहाँ सेट करने का मुख्य रीज़न ये है ना कि सिर्फ अगर हम बोले तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ बोलते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। जब तक आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं बनेगा आपको समझ में नहीं आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो बस ये आपके देखने के लिए हम बनाए हैं ताकि आप देख के अपने दिमाग में एक इमेज बना सके, आपके दिमाग में एक प्रॉपर इमेज छप जाए, ठीक है। चलिए देखिए तो ये एक व्यक्ति था, ठीक, ये रुकनुद्दीन, ठीक। रुकनुद्दीन कौन था ये, तो ये व्यक्ति था इल्तुतमिश का छोटा पुत्र। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था ये शाह तुर्कन, ठीक। इस शाह तुर्कन ये कौन था, तो चालीसा दल का ही एक सदस्य था, ठीक, शाह तुर्कन। इस शाह तुर्कन ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच के रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को ये क्या किया, तो सत्ता दे दिया, उसे शासक बना दिया दिल्ली का। देखिए ऐसा क्यों कर रहा है, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जो था ये एक अयोग्य शासक है, ठीक है। अयोग्य शासक का दुर्बल है, ठीक, अयोग्य है। तो ये दुर्बल है तो शासन व्यवस्था ढंग से संभालेगा नहीं, खुद संभाल नहीं सकता है, ठीक। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर शासन किसका रहेगा, तो ये जो आपका शाह तुर्कन है, ठीक है, इसी का शासन रहेगा, ठीक। मतलब कि ये शाह तुर्कन चाह रहा था कि ये रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह जो है ये शासक बने क्योंकि इसको शासन व्यवस्था चलाने आता है नहीं, ठीक है। वैसे ही जैसे आपको बचपन में कोई पटाखा दे दिया जाता था तो आपको जलाने नहीं आता था, तो आप वो पटाखा लेके किसी बड़े के पास जाते थे जला देने के लिए, ठीक। वो पटाखा आपका उड़ा दिया करते थे, सेम वही कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब होता क्या है कि जो चीज़ आपको नहीं आता वो आप नहीं कर सकते हैं, तो आप वो काम किसी दूसरे व्यक्ति से संचालित करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति था, ठीक है, शाह तुर्कन, इसने क्या किया था कि ये देख चुका था कि ये एक अयोग्य शासक है, ये एक शासन व्यवस्था नहीं संभाल सकता है, सारी शासन का बागडोर हमारे हाथ में रहेगा, बस कोई भी समस्या होगा तो किसके मत्थे चढ़ेंगे, तो रुकनुद्दीन के मत्थे चढ़ेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से ये शासन व्यवस्था स्थापित कर दिया शाह तुर्कन ने, षड्यंत्र रच के किसको बिठा दिया गद्दी पे, तो ये गद्दी पे बिठा दिया था किसको, रुकनुद्दीन को, ठीक है। लेकिन याद कीजिए हमने आपको बताया था कि इल्तुतमिश अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था, न्याय के लिए जाना जाता था। ये क्या किया था, ये सबसे पहले 2 जोड़ी वो मूर्ति संगमरमर की मूर्ति बिठा दिया था कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आके इसमें जो घंटी लगाए, घंटी बजाए, हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे। दूसरा उसने ये लाल वस्त्र का रिवाज चलाया था, ठीक है। एक व्यवस्था लाया था किस चीज़ का, लाल वस्त्र का, ठीक है। लाल वस्त्र, किसी को अगर न्याय नहीं मिल रहा हो तो लाल वस्त्र पहन के कहाँ पहुँचे, मस्जिद के सामने, लोग उनके साथ न्याय करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, ये जो रज़िया सुल्तान है ये इसको न्याय नहीं मिल रहा था, ये पहुंची लाल वस्त्र धारण करके, ठीक है, मस्जिद के सामने। लोगों ने देखा कि ये मतलब न्याय के योग्य है, इल्तुतमिश ने इसको शासिका के रूप में घोषित करके गया था, लोगों को ये उचित लगा, जनता ने विरोध किया अपने शासक रुकनुद्दीन का, और रुकनुद्दीन को सत्ता से हटाकर किसको बिठा दिया, तो रज़िया सुल्तान को बिठा दिया। अब ये रज़िया सुल्तान जो है यहाँ एक शासिका के रूप में कार्य करने लगे और 1236 से लेकर 1240 तक इस रज़िया सुल्तान का शासनकाल रहता है, ठीक है। शासक बनने के बाद रज़िया सुल्तान ने क्या किया कि ये इसका जो भाई था रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, उस रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को और साथ ही साथ जो उसका साथ दिया था शाह तुर्कन, इस दोनों व्यक्ति को, ठीक है, ये मरवा देती है, ठीक है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि ये नहीं मरवाती है, जो यहाँ के इसके साम्राज्य के जो जनता थी, इसकी जो प्रजा थी, वो प्रजा राजमहल में घुसकर ज़बरदस्ती इन दोनों को मार देता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं रज़िया सुल्तान को ये पसंद था नहीं रुकनुद्दीन, ठीक, क्योंकि ये इस रज़िया सुल्तान के गद्दी पर ये बैठ चुका था, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर आपका कोई सामान ले ले, और यहाँ तो पूरे के पूरे राजपाट की बात हो रही है, ठीक, तो जाहिर सी बात है कि आप उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे ही कुछ था और रज़िया सुल्तान ने इस दोनों को ठिकाने लगा दिया, ठीक, कहानी ख़त्म। उसके बाद देखिए
अब रज़िया सुल्तान का यहाँ से शासनकाल स्टार्ट होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा था जब किसी महिला को शासन व्यवस्था सौंपा जा रहा था। ठीक है, तो भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी थी? तो आपकी रज़िया सुल्तान थी। अब इसकी कुछ पर्सनल जानकारी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो रज़िया सुल्तान थी ये कौन थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है ये याकूत, जलालुद्दीन याकूत। ठीक, ये जो जलालुद्दीन याकूत था, ठीक, ये रज़िया सुल्तान का प्रेमी हुआ करता था। ठीक, ये रज़िया की प्रेमी हुआ करता था। कौन? तो याकूत। देखिए होता ऐसा था कि ये जो याकूत था ना, एक ग़ुलाम था। ठीक है, मतलब कि साधारण सा एक ग़ुलाम था ये व्यक्ति, और इस ग़ुलाम को ये रज़िया सुल्तान, ठीक, मतलब अच्छा लगा था, और इन दोनों के बीच में, ठीक, जो लव स्टोरी होता है इनका चल रहा था। अब ये क्या कर रही थी ये रज़िया सुल्तान कि इस ग़ुलाम को बार बार जो है ना, मतलब महल में कोई अच्छा खास पद देती थी। है एक ग़ुलाम और इसको बहुत सारे महत्वपूर्ण पद दे दिए जाते थे जो बाकी राज दरबार में जो भी लोग थे उनको उचित नहीं लगता था। ठीक, क्योंकि एक ग़ुलाम को अगर किसी भी राज दरबार में एक बहुत ऊंचे पद पे बिठाया जाता है तो बाकी जो राज दरबारी है उनको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, तो जो भी राज दरबार में लोग था वो लोग इनका विरोध करता था, और साथ ही ये जो चालीसा दल चल रहा है, ठीक, ये जो 40 तुर्क सरदारों का जो दल चल रहा है, ये लोग रज़िया सुल्तान को 1% भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है, ये लोग रज़िया सुल्तान को पसंद नहीं करते थे क्योंकि इनका मानना था कि रज़िया सुल्तान एक महिला है और महिला शासिका नहीं बन सकती है, महिलाओं का शासन हमारे ऊपर नहीं रहेगा, हम महिलाओं का शासन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, तो ये लोग चाह रहे थे किसी प्रकार से इसको साइड कर देने का। ठीक है, चलिए, लेकिन रज़िया सुल्तान काफ़ी टैलेंटेड थी। ठीक, तो ये रज़िया सुल्तान जो थी ये नवंबर 1236 ईस्वी में सुल्तान के पद पर बैठ जाती है, आसीन हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसके पिता का नाम इल्तुतमिश था। ठीक है, ये प्रेमी का नाम इसका क्या था? तो जलालुद्दीन याकूत था। ठीक, ये क्या था? एक ग़ुलाम था। इसके पति का नाम क्या था? तो अल्तुनिया। देखिए ये एक टर्निंग पॉइंट है, देख रहे हैं, इतिहास गवाह है। ठीक, देखिए इसका प्रेमी का नाम क्या था? याकूत, और इसके पत्नी का नाम क्या था? अल्तुनिया। ठीक, मतलब कि इसकी शादी किससे हुई थी? अल्तुनिया से हुआ था। ये अल्तुनिया था कौन? ठीक, देखिए तो ये उस समय पंजाब और हरियाणा के बीच का एक क्षेत्र था। ठीक है, उस क्षेत्र में ये शासन कर रहा था। ठीक है, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में कैथल वाले क्षेत्र में ये शासन कर रहा था अल्तुनिया। अल्तुनिया एक योग्य शासक था। ठीक, तो इस अल्तुनिया को ये जो चालीसा दल के लोग थे, इस चालीसा दल के लोगों ने अल्तुनिया को चढ़ा दिया। ठीक, कि ये रज़िया सुल्तान जो है ये तुमको मारना चाहती है। ठीक, अब अल्तुनिया जो है ये प्लान बना लिया, एक योजना बना लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया रज़िया सुल्तान से, और ऐसा प्लान बनाया कि रज़िया सुल्तान को मार दिया जाएगा। ठीक, अब रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया इन दोनों की भिड़ंत होती है। ठीक, एक तरफ ये आपके रज़िया सुल्तान, ठीक, और दूसरे तरफ कौन? आपके अल्तुनिया। ठीक है, ये हो गई रज़िया सुल्तान। ठीक है, तो ये रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया इस दोनों के बीच में भिड़ंत होता है। ठीक है, और ये इस युद्ध में रज़िया सुल्तान लगभग हार चुकी होती है। ठीक, मतलब कि रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया के बीच में जो युद्ध होता है वो रज़िया सुल्तान लगभग हार चुकी होती है। जीत कौन रहा होता है? तो अल्तुनिया जीता रहा था। ठीक, और ये जीत रहा था। अब देखिए रज़िया सुल्तान काफ़ी मतलब योग्य शासिका थी। ठीक है, तो रज़िया सुल्तान ने अपनी प्राण बचाने के लिए और अपनी सत्ता बचाने के लिए, साम्राज्य बचाने के लिए इसने क्या किया कि ये अल्तुनिया से अपनी विवाह का प्रस्ताव रख दिया। रज़िया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह का प्रस्ताव रख दिया, वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव रख दिया। ठीक, अब देखिए अल्तुनिया जो अभी इस रज़िया सुल्तान को मारने वाला था, ये एक छोटे से प्रांत का शासक था। अल्तुनिया जो था एक छोटे से प्रांत का शासक था। ठीक, देखिए ये मैप में आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक छोटा सा प्रांत था जिसका शासक कौन था? तो अल्तुनिया, और पूरे भारत पे, दिल्ली में, उत्तर भारत पे पूरे पे शासन था किसका? तो रज़िया सुल्तान का। मतलब इतने बड़े शासिका को हरा कौन रहा है? तो अल्तुनिया हरा रहा है। ठीक, एक छोटा सा प्रांत इतने बड़े साम्राज्य को हरा दिया। ठीक, अब जैसे ही इस साम्राज्य की जो रानी थी, ये रानी शासिका जो है इसको प्रपोजल देती है विवाह का, और ये व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक, कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, अगर किसी साम्राज्य की, ठीक है, कोई राजा, कोई रानी किसी को भी अगर वैवाहिक संबंध स्थापित करने की बात करे तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेगा इस बात को। तो अल्तुनिया ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा?
तो इन दोनों का तो शादी विवाह हो गया। ठीक है, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। ये पति पत्नी के रूप में जाने जाने लगे। ठीक, अब ये बेचारा जो याकूत था इसका क्या होगा। ठीक, याकूत एक गुलाम था और अपनी हदें भूल के एक महारानी से प्रेम कर बैठा था। तो ये इस याकूत बेचारा अब टेंशन में रहने लगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ दिन बाद इस याकूत को चालीसा दल के लोगों ने फिट कर दिया। इसका कहानी ख़त्म। बहुत कूद रहा था ये, जब तक ये गुलाम था, रजिया सुल्तान के संबंध में था, तब तक ये बहुत कूद रहा था। ठीक, जैसे ही इसका संबंध रजिया सुल्तान से टूटता है, अब ये चालीसा दल के लोगों ने इसका कहानी ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इतिहास गवाह है। क्या गवाह है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए। तो ये रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश के बीच का ये स्टोरी था। ठीक, जो आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए, मेडिवल भारत जो भी सल्तनत काल हो गए, मुग़ल काल हो गए, ये पढ़ने में हमको इंटरेस्टेड क्यों लगते हैं, इन्हीं सब कारणों से इंटरेस्टेड लगते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टेड है भी, इंटरेस्ट लेके आप भी पढ़ेंगे, काफ़ी बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है वेशभूषा से। ये जो रजिया सुल्तान थी इसकी वेशभूषा क्या थी। ठीक, तो ये जो रजिया सुल्तान थी एक महिला, लेकिन ये महिलाओं का वेशभूषा नहीं पहना करती थी, ये वेशभूषा धारण करती थी पुरुषों का। ठीक है, जो एक सैनिक का वेशभूषा होता है, पुरुष का वेशभूषा होता है, वो वेशभूषा में ये मतलब आया करती थी अपने दरबार में। जब भी कभी ये दरबार में बैठती थी तो ये कोट पहन के बैठती थी। ठीक है, कौन, रजिया सुल्तान। ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, देखिए नहीं देखें तो एक बार ठीक से देख लीजिए। ये देखिए, ये कोट वोट पहन के रजिया सुल्तान बैठा करती थी कहाँ, तो दरबार में। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए। ठीक है, ये एक टोपी पहना करती थी रजिया सुल्तान। ठीक, तो ये कोट पहना करती थी, टोपी पहना करती थी और अपने कमर में एक वो कपड़ा का वो कुछ बांधा करती थी ये रजिया सुल्तान। ठीक है, तो इस प्रकार से रजिया सुल्तान का ये वेशभूषा था। ठीक, चलिए अब देखिए। तुर्क सरदारों ने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के नेतृत्व में जलालुद्दीन याकूत को मार दिया और रजिया सुल्तान को पद से हटा दिया। ठीक है, देखिए ये जो तुर्क सरदार था, जो जिसको आप चालीसा दल कहते हैं, ये चालीसा दल के लोग ये कतई नहीं चाह रहा था कि रजिया सुल्तान शासन करे। तो इस चालीसा दल के लोगों ने किसी प्रकार से प्लान वलान बना के सबसे पहले किसको फिट किया, तो जलालुद्दीन याकूत को फिट किया। उसके बाद किसको फिट करवाएगा, तो ये रजिया सुल्तान और जो उसका पति अल्तुनिया है उसका कहानी ख़त्म करवा देगा। ठीक है, कैसे ख़त्म करवाएगा। ठीक, तो देखिए ये रजिया सुल्तान और याकूत, ठीक है, रजिया सुल्तान और याकूत ये दोनों के दोनों विवाह कर चुके थे। जब विवाह करके ये वापस लौट रहे थे अपने साम्राज्य में। ठीक है, मतलब कि ये लोग उधर हरियाणा पंजाब के भटिंडा का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इन लोगों का विवाह हुआ और उधर से विवाह करके ये लौट रहे थे कहाँ, तो ये लौट रहे थे अपने दिल्ली की तरफ। ठीक है, ये दिल्ली की तरफ लौट रहा था। कहाँ से लौट रहा था, तो यहाँ से लौट रहा था। ठीक है, अब जैसे ही दिल्ली की तरफ आ रहा था, हरियाणा में एक जगह है, ठीक है, जिसका नाम है कैथल। हरियाणा में एक जगह है, नाम क्या है उसका, कैथल। इस कैथल में डकैतों का अटैक होता है। ठीक है, कुछ डाकू लोग आता है। जब डाकुओं को पता चलता है कि यहाँ से कोई गुजर रहा है जिसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, ठीक, तो उस धन दौलत के लोभ में डाकुओं ने इस रजिया सुल्तान और अल्तुनिया पर अटैक करता है और रजिया सुल्तान अल्तुनिया दोनों को मार डालता है। ठीक है, जब इन दोनों को मारने के बाद उन लोगों को, डाकुओं को पता चलता है कि दिल्ली की महारानी शासिका रजिया सुल्तान है और उसका पति अल्तुनिया है, तो डाकू घबराकर वहाँ से जल्दी से भाग गए। ठीक है, इस प्रकार से रजिया सुल्तान और उसका पति दोनों के दोनों मारा गया और रजिया सुल्तान की जो शासन थी वो शासन समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से रजिया सुल्तान यहाँ पर शासन में आई, कैसे कैसे वो शासन की और किस प्रकार से उसकी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। ठीक, तो कुछ यहाँ से पॉइंट हो जाएगा जो आपको याद रखना है। सबसे पहले हत्या की तिथि अगर आपसे पूछे तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को ये रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की हत्या हो गया था। ठीक है, वो हत्या हुआ कहाँ था, तो इसके जगह याद रखिएगा। ठीक है, स्थल याद रखिएगा कहाँ, तो कैथल में। ठीक, कहाँ हुआ था, तो जगह याद रखना है आपको, कैथल। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए। ठीक है, ये हत्या हुई थी रजिया सुल्तान अल्तुनिया की। हत्यारा कौन था, ठीक, तो ये मइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, मइजुद्दीन बहराम शाह ये एक रजिया सुल्तान का भाई था। ठीक।
ठीक है। इसने क्या किया था ना कि कुछ डकैतों को वहाँ भेज दिया था, ये बताकर कि कुछ लोग आ रहे हैं बहुत सारे धन दौलत लेकर, ठीक है। जिसको लेकर डकैतों ने इस पे हमला किया था। डकैतों को ये नहीं मालूम था कि जो आ रहा है, जिसको ये बहराम साहब पॉइंट कर रहा है, वो बहराम साहब दिल्ली की शासिका है, ठीक है। तो वो अनजान बन के उन लोगों ने उस पर अटैक कर दिया, उसको मार डाला। बाद में उन लोगों को पता चला तो उन लोगों ने वहाँ से भागा। लेकिन ये बहराम शाह जो था, ये बहराम शाह उसको छोड़ता नहीं है, उन डकैतों को बाद में पकड़ के मार देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए अब रज़िया सुल्तान का सत्ता समाप्त हो जाता है, ठीक है। सत्ता समाप्त हो गया। अब रज़िया सुल्तान मर गया तो इसके बाद आएगा कौन सत्ता पे? तो ये जो इसकी भाई जो हत्या करवाया है रज़िया सुल्तान की, अब वो आ जाएंगे सत्ता पे। देखिए ये सत्ता पे बहराम शाह आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ हाथ किसका है? तो चालीसा दल का है, ठीक है। ये लोग किंग मेकर बने हुए थे उस समय पे, ठीक है। उस समय पे ये लोग क्या बना था? तो किंग मेकर बना था, ठीक। राजा बनाने का ये लोग काम करता था। जैसे इसने किसको बना दिया था? तो सबसे पहले रुकनुद्दीन को बनाया था, ठीक। किसे बनाया था? रुकनुद्दीन को। रुकनुद्दीन बना, रुकनुद्दीन का कहानी समाप्त। बनी कौन? रज़िया आई, ठीक है। रज़िया को मरवा दिया गया। अब कौन आएगा? बहराम शाह। अब इस बहराम शाह को भी मरवा देगा, फिर उसके बाद दूसरा खो जाएगा, ठीक है। अलाउद्दीन आएगा, नसरुद्दीन आएगा, फिर उसके बाद बलबन आएगा। ये बहुत सारे शासक आएंगे, जिसको बनाएगा कौन? तो यही लोग मिलकर बनाएंगे, चालीसा दल के लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ से ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। रज़िया सुल्तान के भाई ये बहराम शाह ने रज़िया सुल्तान तथा अल्तुनिया के भटिंडा से दिल्ली आते समय कैथल नामक स्थान पर हत्या करवाकर सत्ता हथिया लिया था, ठीक। बात वही है जो हमने अभी तक यहाँ पढ़ा था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक। इस डायग्राम को हम लोग कल समझेंगे। फिलहाल आज के लिए हम यहीं रहने देते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 36 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक। तो आज के लिए हम यहीं यहाँ अपनी सभा को समाप्त कर देते हैं। इस भाग का समापन हम यही कर देते हैं। बाकी इससे आगे जो अभी तक हमने जो भी पढ़ा रज़िया सुल्तान के बारे में, ठीक है, उसको वेन डायग्राम कल हम लोग समझ लिया करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज जो भी आप लोग समझे हैं इसको ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपके अच्छे खासे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। मध्यकालीन भारत में जो सल्तनत काल है, इस सल्तनत काल से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आता होगा। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, ठीक है, तो कमेंट करा करें, ठीक है, लाइक करा करें। और अगर ये लाइक आप लोग ना भी करना चाहे कोई समस्या नहीं दोस्त मेरे, ठीक, कम से कम कमेंट ज़रूर करा कीजिए, ठीक है। लाइक मत कीजिए, शेयर मत कीजिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम आप कमेंट किया कीजिए, ताकि हमें पता तो चले कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल है कि नहीं, इससे आप लोग लाभान्वित हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे, ठीक। क्योंकि ये जो आपका कमेंट होगा ये हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, ठीक है, हमारे मोटिवेशन का काम करेगी, ठीक। अगर आपके अच्छे व्यू आते हैं, कमेंट आते हैं, तो हम इस सेशन को आगे कंप्लीट करना चाहेंगे, ठीक। अगर इस सेशन को आप कर लेते हैं तो गारंटी लेते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका सल्तनत काल का ये जो भी टॉपिक है इससे नहीं छूटने जा रहा है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक। अगर हमसे कोई किसी प्रकार का यहाँ पर मिस्टेक हो जाता हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट टाइम सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। फ़िलहाल आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।